नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 14। इसके बाकी के 13 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स ऊपर आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 14। ये भी कबूल, सोहल के बारे में सिल्विया की कॉल आने के कितनी देर बाद तुम्हारे आदमी 8वीं मंजिल पर उस हनीमूनिंग कपल के स्वीट में पहुंच गए थे। मुश्किल से 4 या 5 मिनट बाद। बहुत अच्छे, तुम्हारे आदमियों की फुर्ती यकीनन काबिल तारीफ है। अब तुम मुझे ये बताओ दंडवते कि उस 4 या 5 मिनट के मामूली वक्फे में वो जोड़ा इतनी गहरी नींद कैसे सो गया कि उन्हें दरवाजे पर पड़ती दस्तक की आवाज़ सुनाई न दी। इतना वक्त तो कपड़े उतारकर बिस्तर तक जाने में लग जाता है। दंडवते चकरा गया। सुलेमान खा जाने वाली निगाह से उसे घूर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? दंडवते के मुंह से निकला। इसका ये मतलब हुआ, सुलेमान गरज कर बोला, कि वही आदमी सोहल है। वही आदमी सोहल है जो तुम्हारे आदमियों के वहाँ पहुँचने से ज़रा ही पहले रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर वहाँ पहुँचा था और आनन फानन कपड़े उतारकर उस लड़की के आगोश में बिस्तर के हवाले हो गया था। उसने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ा था और यूं स्टेज सेट की थी कि वो प्रेम में सरोवर ताजे ब्याहे जोड़े की लापरवाही लगे। तुम्हारे आदमियों ने 2 नंगे जिस्म पलंग पर देखे और कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि वे पता नहीं कब से एक दूसरे की बाहों में समाये नई शादी की रंगीनियों में खोए सोए पड़े थे। दंडवते भौचक्का सा सुलेमान का मुंह देखने लगा। वही आदमी सोहल है, सुलेमान पूर्ववत गरजता हुआ बोला। और शांतिलाल की बात सच है, उसके साथ वाकई कोई छोकरी है। वे दोनों एक हनीमूनिंग कपल बनकर हमारे ही होटल में ठहरे हुए हैं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। इससे साबित होता है कि वो सरदार का बच्चा कितना चालाक है। वो ऐन हमारी नाक के नीचे मौजूद था, इसलिए वो सारी बम्बई में ढूंढे नहीं मिल रहा था। इसलिए कल होटल के बाहर फहराते सफ़ेद झंडे में दिलचस्पी लेता हमें कोई नहीं दिखाई दिया था। दिखाई कैसे देता? वो तो अपने स्वीट की बालकनी में बैठा बैठा भी उस झंडे को देख सकता था। दंडवते को जैसे सांप सूंघ गया। मालूम करो, सुलेमान दहाड़ा। रिसेप्शन पर फ़ोन करके मालूम करो कि तुम्हारा वो चंडीगढ़ से आया हुआ हनीमूनिंग कपल अभी भी यहाँ है या होटल छोड़ गया। दंडवते फ़ौरन टेलीफोन की तरफ लपका। घोरपड़े के लिफ्ट से बाहर निकलते ही 12वीं मंजिल से आते लिफ्ट बुलाने के सिग्नल की परवाह किए बिना लिफ्टमैन ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। भय से वो थर थर काँप रहा था। घोरपड़े का कमीनदार चाकू अभी भी उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। उसका दरवाज़ा खुलते ही 3-4 लोग भीतर घुसने को आगे बढ़े। लिफ्ट खराब हो गई है साहब, वो बोला। बगल की लिफ्ट से जाइए। किसी ने एतराज़ नहीं किया। वहाँ 5 लिफ्टें और थीं और उसी क्षण एक और लिफ्ट भी वहाँ पहुँच गई थी। लिफ्टमैन पिंजरे से निकला और लगभग दौड़ता हुआ सिक्योरिटी ऑफिसर के कमरे में घुस गया। क्या है? उसे यूं गुस्सा आता देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर डपट कर बोला। साहब, लिफ्टमैन हाफता हुआ बोला, होटल में एक मवाली घुस आया है। क्या? साहब, उसके पास ये लंबा। लिफ्टमैन चाकू को अपनी कोहनी तक बाँह जितना लंबा साबित करता हुआ बोला। चाकू था? क्या बकता है? साहब, वो मेरा पेट फाड़ने पर आमादा था। सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने लिफ्टमैन को वहाँ से पकड़कर झिंझोड़ा और डांटता हुआ बोला, चिल्लाना और हाथ पांव पटकना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या हुआ था। लिफ्टमैन बताने लगा। वागले को तकदीर से ऐन सोहल की बगल वाला स्वीट मिल गया था। उसने पहले बहाने से एक वेटर से ये मालूम किया था कि 8वीं मंजिल पर हनीमून के लिए आया जोड़ा कौन से स्वीट में था। उसने इस बात की भी तस्दीक की थी कि उस फ्लोर पर वैसा एक ही जोड़ा था और फिर उसकी बगल वाला स्वीट उसने अपने लिए हासिल कर लिया था। पिछले रोज़ वो सोहल से संपर्क की कोई सूरत निकालने में नाकामयाब रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि उस रोज़ अधिकतर समय वो होटल से बाहर रहा था। उसे रात को उससे संपर्क हो पाने की आशा थी, लेकिन वे दोनों शाम को जब वहाँ से गए थे तो अगली सुबह तक वापस नहीं लौटे थे। वागले इंतज़ार करता थक गया था और फिर आधी रात के बाद सो गया था। सोने से पहले उसने एक ऐसा काम किया था जिसकी मदद से बगल के स्वीट में होने वाली मामूली सी आहट भी वो सुन सके। एक इलेक्ट्रिक ड्रिल से उसने अपने और सोहल के स्वीट के बीच की दीवार में 2 जगह छेद कर दिए थे। उनमें से एक छेद में से वो सोहल के स्वीट के ड्राइंग रूम में झांक सकता था और दूसरे से बेडरूम में। छेद ज़्यादा खुले नहीं थे, इसलिए हर जगह निगाह दौड़ा पाना तो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी आँख की सीध में मौजूद भाग को तो वो देख ही सकता था। दोनों छेदों के करीब उसने 2 शक्तिशाली माइक्रोफोन फिट कर दिए थे और उनका संबंध उसने उस रिसीवर से जोड़ दिया था जिसे वो अपने सिरहाने रखकर सोया था। सारी रात उसे कोई आहट सुनाई नहीं दी थी।
यानी कि उन दोनों में से कोई रात को होटल में वापस नहीं लौटा था। दिन में अब कहीं जाकर उसे उधर से एक आहट मिली थी। आहट पाकर उसने बारी बारी दोनों छेदों में से दूसरी तरफ झांका था तो पाया था कि केवल लड़की वापस लौटी थी, सोहल अभी नहीं आया था। पहले तो उसने सोचा था कि वो लड़की से ही बात करे और शांताराम के भाइयों का पैगाम उसे दे, लेकिन फिर उसने सोहल का इंतजार करना ही मुनासिब समझा। दंडवते ने फ़ोन वापस पेडल पर रखा और बोला, वे अभी यहीं हैं। गुड, सुलेमान बोला। इस वक्त वे अपने कमरे में हैं? होने तो चाहिए, दंडवते बोला, क्योंकि उनके स्वीट की चाबी रिसेप्शन पर नहीं है, मैंने मालूम किया है। वेरी गुड, अब अपने 4-5 बेहद काबिल आदमी बुला लो। आज ये सोहल का बच्चा हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। नहीं निकलेगा, दंडवते विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। मैं अभी सब इंतज़ाम करता हूँ। फिर वो टेलीफोन से उलझ गया। फ्लोर वेटर को चाकू दिखाने की नौबत नहीं आई। वो होटल का पुराना कर्मचारी था, इसलिए घोरपड़े के लिए उसे समझाना आसान था कि वो कंपनी का आदमी था और जो सवाल वो उससे कर रहा था कंपनी के ही हित में कर रहा था। फ्लोर वेटर को उसने रोज़ी का हुलिया बयान किया तो फ्लोर वेटर ने निसंकोच कह दिया कि वो ताजी ब्याही युवती स्वीट नंबर 805 में थी, लेकिन उसका नाम रोज़ी नहीं है। वेटर ने बताया, वे लोग तो मल्होत्रा हैं और साहब को मैंने मेम साहब को नीलम के नाम से पुकारते सुना था। नाम कोई भी हो, घोरपड़े दृढ़ स्वर में बोला, शक्ल यही होनी चाहिए। शक्ल तो बराबर वही है जो आपने बताई है। फिर ठीक है, घोरपड़े बोला। फिर दृढ़ कदमों से स्वीट नंबर 805 की तरफ बढ़ा। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसमें से सिक्योरिटी ऑफिसर और लिफ्टमैन के साथ 3 और आदमियों ने बाहर कदम रखा। घोरपड़े पर निगाह पड़ते ही लिफ्टमैन आतंकित स्वर में फुसफुसाया, यही है। पलक झपकते ही घोरपड़े सिक्योरिटी ऑफिसर के 3 हट्टे कट्टे आदमियों की गिरफ्त में था। दंडवते के 4 बहुत दक्ष सशस्त्र आदमी उन्हें लॉबी में मिले। उनके साथ लिफ्ट में सवार होकर सुलेमान, शांतिलाल और दंडवते 8वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। एक आदमी होटल के सिक्योरिटी स्टाफ के 3 आदमियों की गिरफ्त में फंसा छटपटा रहा था। ये क्या हो रहा है? सुलेमान अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत आवाज़ की दिशा में घूमा। सुलेमान और दंडवते को पहचानता था। उसने दोनों का अभिवादन किया और बोला, साहब ये मबाली जबरन। ये तो घोरपड़े है, दंडवते बोला, डोगरा का लेफ्टिनेंट। इसे आज आपने मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये यहाँ 8वीं मंजिल पर क्या कर रहा है? पूछता हूँ, दंडवते 2 कदम आगे बढ़कर बोला। छोड़ दो इसे। घोरपड़े को बंधन मुक्त कर दिया गया। उसने सबको सलाम किया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। क्या माजरा है? दंडवते बोला। साहब इन लोगों के मतलब की बात नहीं। दंडवते ने फौरन सिक्योरिटी ऑफिसर, लिफ्टमैन और सिक्योरिटी स्टाफ के 3 आदमियों को वहाँ से विदा कर दिया। अब बोलो, दंडवते बोला। घोरपड़े बताने लगा, तुमने लड़की को ठीक से पहचाना है? सारी बात सुन चुकने के बाद सुलेमान उसे घूरता हुआ बोला, एकदम ठीक पहचाना है साहब। घोरपड़े बड़े अदब से बोला, ये वही लड़की है जिसका नाम कालीचरण और सोहल ने मुझे रोज़ी बताया था। मैं तो आपके पास आ रहा था कि इत्तेफाक से लॉबी में मेरी उस पर निगाह पड़ गई थी। मैंने एक ही निगाह में उसे पहचान लिया था साहब। वो अकेली थी? जी हाँ। उसके साथ तुम्हारा वो क्या नाम बताया था? हाँ, कालीचरण। कालीचरण नहीं था? नहीं साहब, वो अकेली थी। वो अकेली लिफ्ट में दाखिल हुई थी और यहाँ तक पहुँची थी। मैंने अभी अभी मालूम किया है कि वो 805 नंबर स्वीट में है। सुलेमान ने दंडवते की तरफ देखा। दंडवते ने सहमति में सिर हिलाया। चलो, सुलेमान ने आदेश दिया। सारे जने स्वीट नंबर 805 के सामने पहुंचे। दस्तक दो, सुलेमान बोला। दंडवते ने खुद दरवाज़ा खटखटाया। कौन? भीतर से पूछा गया। होटल स्टाफ, दंडवते बड़े अदब से बोला। ज़रा दरवाज़ा खोलिए मैडम। नीलम ने दरवाज़ा खोला। अपने सामने इतने ढेर सारे आदमी मौजूद पाकर वो सक पकाई। क्या है? वो संशय स्वर में बोली। ज़रा भीतर चलिए, दंडवते पूर्वत बड़े अदब से बोला। आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन चलिए तो, दंडवते मीठे स्वर में बोला और वो यूं जबरन आगे बढ़ा कि नीलम हड़बड़ाकर पीछे हट गई। सब लोग आनन फानन भीतर घुस आए। किसी ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। सुलेमान ने घोरपड़े की तरफ देखा। यही है, घोरपड़े बोला। फिर वो आगे बढ़कर नीलम के सामने जा खड़ा हुआ और विष भरे स्वर में बोला, मुझे पहचाना मेरी जान? रोज़ी ही हो ना तुम? मेरा इनाम जो। नीलम घबराकर एक कदम पीछे हट गई। घोरपड़े, सुलेमान डपट कर बोला। खबरदार। घोरपड़े एक कदम पीछे हट गया और हड़बड़ाकर बोला, माफ़ी देना साहब। सबको नीलम से परे हटने का संकेत करके सुलेमान आगे बढ़ा। सोहल कहाँ है? वो मीठे स्वर में बोला। कौन सोहल? नीलम की आवाज़ गले में फंसने लगी। वही जो तुम्हारे साथ यहाँ रहता है। यहाँ मेरे पति के सिवाय कोई नहीं रहता। पति सही, वो है कहाँ? आप क्यों पूछ रहे हैं? है कोई वजह? मैं आपके किसी बेमानी उटपटांग सवाल का जवाब नहीं दे सकती। नीलम तनिक दिलेरी से बोली। जवाब तो तुम दोगी, सुलेमान सख्ती से बोला। आप लोग कौन हैं? मैं नहीं जानती। आप लोगों ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो?
तो क्या करोगी तुम? तुम्हें पुलिस को बुलाऊंगी। अच्छा, ऐसा कैसे करोगी? मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तुम टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाओगी तो जानती हो मैं क्या करूँगा। क्या करोगे? मैं घोरपड़े को कहूँगा कि वो अभी सबके सामने तुम्हें यहाँ फर्श पर लिटा ले और बाकी लोग लाइन लगा ले। जो निपटता जाए वो दोबारा पीछे लाइन में खड़ा हो जाए। कैसा रहेगा प्रोग्राम? नीलम सिर से पांव तक पत्ते की तरह कांप गई। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा जोड़ीदार? मेरे पति काम से कहीं गए हैं। कहाँ? बोरीवली रेलवे स्टेशन पर 3.25 लाख रुपए कलेक्ट करने। कैसे 3.25 लाख रुपए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आ जाएगा, सुलेमान पूरे विश्वास के साथ बोला। सब समझ में आ जाएगा। सुलेमान साहब, दंडवते बोला। क्या है? सुलेमान बोला। क्यों ना पहले यहाँ की तलाशी ली जाए। सुलेमान कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। दंडवते ने अपने आदमियों को संकेत किया। उसके आदमी सारे स्वीट में फैल गए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, नीलम तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली। उत्तर में सुलेमान केवल मुस्कुराया। नीलम ने व्याकुल भाव से चारों तरफ निगाह दौड़ाई। फिर एकाएक वो कमान से छूटे तीर की तरह बाहर को भागी। दंडवते बाज की तरह उस पर झपटा। अभी वो दरवाजे के करीब भी नहीं पहुंची थी कि दंडवते ने उसे दबोच लिया। छोड़ो, नीलम चिल्लाई, छोड़ो। दंडवते की फौलादी बाहें उसके गिर्द मजबूती से लिपट गई। बचाओ, नीलम गला फाड़कर चिल्लाई, बचाओ। दंडवते के मजबूत हाथ उसके मुंह पर पड़ा और उसकी आवाज़ गले में घुटकर रह गई। आवाज़ ना निकले, दंडवते कहर भरे स्वर में बोला, वरना हलक में से जबान खींच लूंगा। नीलम की आवाज़ उसके गले में घुसकर रह गई। अपने कमरे में मौजूद वागले ने नीलम की फरियाद भी सुनी और इलेक्ट्रिक ड्रिल से दीवार में किए छेद से दूसरी ओर चल रहे ड्रामे का नज़ारा भी किया। हालात खतरनाक मोड़ ले चुके थे। लड़की तो संकट में थी, ऊपर से सोहल के वहां पहुंच जाने से वो भी फंस सकता था। उसने अनुभव किया कि लड़की के लिए कुछ कोशिश करना तो अपनी जान देने जैसा काम था, लेकिन सोहल को मौत के उस जाल में फंसने से वो बचा सकता था। वो उसे चेतावनी दे सकता था कि उसका वहां कदम रखना उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उस नाजुक घड़ी में उसने यही करने का फैसला किया। वो तुरंत वहां से निकला और लिफ्ट पर सवार होकर नीचे लॉबी की तरफ रवाना हो गया। आखिर आना तो सोहल को उधर से ही था। कमरे की तलाशी से तो कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन नीलम के हैंडबैग में से 2 करामाती चीजें बरामद हुई। हैंडबैग दंडवते ने खुद टटोला था। सबसे पहले उसने उसमें से नन्ही रिवॉल्वर बरामद की। ये मेरी रिवॉल्वर है, शांतिलाल तुरंत बोला। ये सोहल ने मुझसे छीनी थी और बाद में क्लब 29 में ये मैंने इसी के हाथ में देखी थी। अब भी शक की कोई गुंजाइश है कि ये छोकरी सोहल की सहयोगिनी है? अभी तो ये भी देखिए। दंडवते ने बैग में से साइलेंसर और टारगेट पिस्टल बरामद की। साइलेंसर लगी ये टारगेट पिस्टल कल रात डेविड के पास थी और उसे बोरीवली स्टेशन पर सोहल ने उससे छीना था। ये हथियार, सुलेमान नीलम को घूरता हुआ बोला, तुम्हारे पास कहाँ से आए? उत्तर में नीलम ने मजबूती से होंठ भींच लिए। उसकी गर्दन तन गई और वो उन लोगों से परे देखने लगी। प्रत्यक्ष था कि उसका उत्तर देने का उसका कोई इरादा नहीं था। तुमने? सुलेमान घोरपड़े की तरफ घूमा। इसे होटल में अकेली आते देखा था? जी हाँ, घोरपड़े बोला। तो फिर वो कहाँ है? वो कहीं पीछे रुक गया होगा, आता ही होगा। यहाँ तो वो पहुँचा नहीं, वरना नोटों वाला काला ब्रीफकेस भी यहाँ से बरामद हुआ होता। साहब, मैं इसके पीछे पीछे इस फ्लोर पर पहुँचा था। वो यहाँ आया होता तो क्या मुझे दिखाई ना दिया होता? सुलेमान फिर नीलम की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, वो नम्र स्वर में बोला, अब झूठ बोलने की स्टेज गुजर चुकी है। इन हथियारों की तुम्हारे बैग से बरामदी सरासर साबित कर रही है कि तुम सोहल की जोड़ीदार हो और उसकी हर करतूत में शरीक रही हो। कल रात तुम बोरीवली स्टेशन पर उसके साथ थी और उससे पहले क्लब 29 की डकैती में भी तुम उसके साथ थी। तुम एक सजी धजी औरत की तरह सोहल के साथ वहां दाखिल हुई थी और फिर बाद में कपड़े बदल कर और दाढ़ी मूछ लगाकर छोकरा बन गई थी। तब शांतिलाल की ये रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में थी, जिसे शांतिलाल ने साफ पहचाना था और जिससे कि तुमने वहाँ हमारे एक गार्ड को शूट किया था। हम पहले ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब क्लब 29 में सोहल आया एक खूबसूरत लड़की के साथ था तो वो वहाँ से जाते वक्त एक फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाले लड़के के साथ कैसे था। लेकिन अब बात दिन की तरह साफ हो गई है। वो लड़की भी तुम्ही थी और वो लड़का भी तुम्ही थी। सुलेमान अपनी बातों का प्रभाव नीलम पर देखने के लिए एक क्षण को ठिठका और फिर बोला, अब बराए मेहरबानी ये बताओ कि सोहल तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो पीछे कहाँ रह गया है? बोलो। मैं किसी सोहल को नहीं जानती, नीलम दृढ़ स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उसी आदमी के बारे में बताओ जिसे तुम अपना पति कहती हो। वो कहाँ है? मेरे पति किसी काम से कहीं गए हैं। कहाँ? मुझे मालूम नहीं। सुलेमान ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। साहब, घोरपड़े जोश में बोला, एक मौका मुझे दीजिए और फिर देखिए कैसे गा गा कर बताती है कि इसका जोड़ीदार वो हरामजादा कालीचरण कहाँ है। अभी ज़रूरत नहीं, सुलेमान बोला, आखिर लौट कर तो उसको यहीं आना है। तो क्या किया जाए? दंडवते बोला, इंतज़ार। फिलहाल इंतज़ार ही मुनासिब कदम है। जब पंछी खुद ही जाल में फंसने के लिए पर तोल रहा है
तो उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा। सबने सहमति में सिर हिलाया। नीलम मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि विमल वहाँ लौट कर ना आए, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि उसका वहाँ लौट कर ना आना तभी संभव हो सकता था जबकि बोरीवली के होटल में उसे पुलिस पकड़ कर ले गई हो। उसका पुलिस से बचना आसमान से गिरकर खजूर में अटकने जैसा होता, यानी कि मौजूदा हालात में तो कोई करिश्मा ही उसे बचा सकता था। हे माता भगवती भवानी, उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन में दोहराया, अपने बछड़े की रक्षा करना। अगर आज विमल इन कसाईयों के जाल में फंसने से बच गया तो मैं नंगे पांव तेरे द्वारे तक पहुंचूंगी और सोने का छत्तर चढ़ाऊंगी। नीलम नहीं जानती थी कि वो प्रार्थना मुकम्मल तौर से अभी उसके दिल से निकली भी नहीं थी कि कबूल हो गई थी। लॉबी में सतर्कता की प्रतिमूर्ति बने वागले ने मार्की में एक टैक्सी आकर रुकती देखी थी। टैक्सी के इकलौते पैसेंजर की एक झलक मिलते ही वो स्प्रिंग लगे खिलौने की तरफ अपने स्थान से उठा था और बाहर को लपका था और फिर विमल की ही टैक्सी पर उसे वहां से भगाकर ले गया था। एक बात माननी पड़ेगी, सुलेमान लालसापूर्ण स्वर में बोला, सोहल की चिड़िया है शानदार। उस वक्त सुलेमान के चेहरे पर उत्कंठा की जगह इत्मीनान के भाव थे। इस बार उसे अपनी जीत की गारंटी थी। वो खुश था कि अब बहुत जल्दी उसकी हार जीत में बदलने वाली थी। नीलम भीतर बेडरूम में 4 प्यादों के सुपुर्द थी और खुद शांतिलाल और दंडवते बाहर जमे बैठे थे, यानी कि होटल सीव्यू की 8वीं मंजिल पर स्थित उस स्वीट में से लड़की को कोई करिश्मा भी निजात नहीं दिला सकता था। अपने आदमियों को बाहर गलियारे में या नीचे लॉबी में या होटल के कंपाउंड में फैलाना उसने मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि उस प्रकार सोहल को खतरे की सूंघ लग सकती थी। सुलेमान आश्वस्त था कि जब नीलम वहां थी तो उसने हर हाल में आना तो वहीं था। अब एक ही तरीके से सोहल उसके चुंगल से बच सकता था और वो तरीका था कि जॉन रॉड्रिगेज का बम वाला ब्रीफकेस पहले ही सोहल का काम तमाम कर चुका हो। सोहल तो अब समझ लीजिए गया काम से, शांतिलाल बोला। फिर इस चिड़िया को पक्का चुग्गा चुगा दो सुलेमान साहब। चुगाएंगे। सुलेमान के चेहरे पर बड़े अश्लील भाव आए। चुगाएंगे। अब जाना कहाँ है इसने? फिर संध्या की कद्र घट जाएगी, दंडवते बोला, जिसकी कि सुलेमान साहब इतने सैदाई हैं कि वक्त ज़रूरत खास उसे ही तलब करते हैं। सोहल के हाथ आ जाने की उम्मीद ने सुलेमान और दंडवते के बीच की टेंशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। इतने सैदाई तो नहीं है हम संध्या के, सुलेमान बोला। अब तो हमने उसे बहुत अरसे से तलब नहीं किया। क्यों खामखा बंडल मारते हो साहब? दंडवते हंसा। अभी परसों ही तो वो यहाँ से होकर गई है। कौन कहता है? खुद मिसेस पिंटो कहती है कि उसने आपके खास बुलावे पर संध्या को यहाँ भेजा था। परसों? सुलेमान के नेत्र सिकुड़ गए। हाँ, संध्या ने कल मेरे सामने रुपयों का लिफाफा मिसेस पिंटो को सौंपा था। लेकिन मैंने तो मिसेस पिंटो को फ़ोन नहीं करवाया था, सुलेमान गंभीर स्वर में बोला। कमाल है, मिसेस पिंटो बहुत जिम्मेदार औरत है। वो झूठ बोलने वाली या गलत काम करने वाली किस्म की औरत नहीं है। अगर वो कहती है मेरी तरफ से संध्या को यहाँ भिजवाने के लिए उसे कोई फ़ोन आया था तो समझ लो कि फ़ोन आया था, लेकिन फ़ोन के जवाब में संध्या तो यहाँ नहीं पहुँची होती तो उसे मालूम हो जाता कि आपने उसे नहीं बुलवाया था। सुलेमान खामोश रहा और उसने तो साफ साफ ये जाहिर करते हुए मिसेस पिंटो को रुपए सौंपे थे कि वो यहाँ आई थी और वे रुपए उसे यहीं से हासिल हुए थे। दंडवते, सुलेमान एकाएक निर्णयात्मक स्वर में बोला, बात चाहे मामूली निकले लेकिन मालूम करो क्या माजरा है। मैं जरूर मालूम करूंगा, दंडवते दृढ़ स्वर में बोला। तुम कौन हो भाई? विमल परेशान स्वर में बोला। उस आदमी की रिवॉल्वर अभी भी उसकी पसलियों को ठोक रही थी। वागले मुस्कुराया। दोस्त, वो बोला। दोस्त? दोस्ती दिखाने का? विमल ने आंखों से रिवॉल्वर की तरफ संकेत किया। ये कौन सा तरीका है? सॉरी, वागले ने तुरंत रिवॉल्वर जेब में रख ली। कमाल है, वागले फिर मुस्कुराया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चैम्बूर। वो तो मैंने सुना, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सिर पर मंडराते जान के खतरे से दूर सुरक्षा में ले जा रहा हूँ। तुम मुझे जानते हो? हाँ, जानता हूँ, वागले दबे स्वर में बोला। ड्राइवर की मौजूदगी में तुम्हारा नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन विश्वास जानो, जानता हूँ। विमल सक पकाया। वागले ने बड़े आश्वासनपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। कौन सा खतरा मंडरा रहा है मेरे सिर पर? विमल ने सशंक स्वर में पूछा। इस वक्त तुम्हारी छोकरी उन लोगों के कब्जे में है, वागले बोला, और वे तुम्हारे स्वीट में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विमल बुरी तरह चौंका। क्या बक रहे हो? एकाएक वो वागले का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ता हुआ बोला। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, वागले शांति से बोला। मैं तुम्हें यूं आनन फानन वहां से भगाना लाता तो तुम भी सीधे उनकी प्रतीक्षारत बाहों में जाकर गिरते। विमल ने धीरे से उसके गिरेबान पर से अपने हाथ वापस खींच लिए। उसकी आंखों के सामने नीलम का चुलबुला शरारती चेहरा उभरा। उसके किसी अंजाम से आशंकित विमल एकाएक सिर से पांव तक कांप गया। उन्हें मालूम कैसे हुआ नीलम के बारे में? विमल के मुंह से निकला। नीलम तुम्हारी छोकरी का नाम है? हाँ। कैसे मालूम हुआ उन्हें नीलम के बारे में? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुलेमान को अपनी आंखों से नीलम के साथ तुम्हारे स्वीट में देखा था और अपने कानों से उसे नीलम से तुम्हारे बारे में सवाल करते सुना था।
मुनासिब जवाब न मिलने पर सुलेमान बहुत खतरनाक धमकियां दे रहा था उसे। अगर मैं वहां ना पहुंचा तो वे उस बेचारी की बहुत दुर्गति करेंगे। दुर्गति तो उसकी हर हाल में होगी, अब अकेले उसकी होगी। तुम वहां पहुंच जाते तो तुम दोनों की होती। तुमने कंपनी का बहुत नुकसान किया है बाप। बंबई में काले पहाड़ की बहुत साख बिगाड़ी है तुमने। पकड़े जाने पर तुम्हारी क्या गत बन सकती है, ये क्या तुम खुद नहीं समझते हो? समझता हूँ, लेकिन मैं अपने कैसे भी अंजाम के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी हर सांस मेरे लिए इनाम है, बोनस है। लेकिन नीलम, उसके साथ कोई ज्यादती हुई तो क्या? विमल की मुट्ठियां बिछ गई। उसकी आंखों में बड़े हिंसक भाव आए। वागले खामोश बैठा रहा। अगर मैं कुछ क्षण बाद विमल कठिन स्वर में बोला, अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दूं तो इसे मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानूंगा। एक ऐसी हिमाकत मानूंगा जिसकी मैं कम से कम तुम्हारे जैसे आदमी से उम्मीद नहीं कर सकता। विमल ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। तुम इस वक्त क्रोध, बेबसी और भावुकता की सामूहिक जकड़ में हो, इसलिए विवेक से काम नहीं ले पा रहे हो। तुम अपनी जान का सौदा उस लड़की की जान से नहीं कर सकते। तुम अगर अपने आप को उनके हवाले कर भी दोगे तो भी वे नीलम को नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म ही नहीं करना है, बल्कि उससे अपनी तौहीन और नुकसान का बदला भी लेना है। तुम ठीक कह रहे हो, विमल को कबूल करना पड़ा। लेकिन हौसला रखो, हल हर समस्या का होता है, इसका भी निकलेगा। तुम कौन हो? मेरा नाम वागले है। नाम तो हुआ, वास्तव में तुम कौन हो? कहा ना दोस्त, पहेलियां मत बुझाओ। टैक्सी चैम्बूर पहुंचने दो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिर भी कुछ तो बताओ। फिलहाल इतना जान लो कि मैं शांताराम के भाइयों का आदमी हूँ। कौन शांताराम? जिसका उसके परिवार समेत शिवाजी राव ने कत्ल कर दिया था। अब ये भी बताओ कि कौन शिवाजी राव? नहीं, तुम होटल में क्या कर रहे थे? तुम्हारी निगरानी। क्या? सच? तुम्हें मालूम था कि मैं? मालूम था, इसलिए तो निगरानी कर रहा था। लेकिन क्यों, किस लिए? ताकि मुनासिब मौका हाथ लगने पर शांताराम के भाइयों का पैगाम मैं तुम तक पहुंचा सकूं। कैसा पैगाम? दोस्ती का पैगाम। काले पहाड़ के खिलाफ तुम्हारे और उनके सामूहिक मोर्चे के महत्व और ज़रूरत का पैगाम। मतलब साफ है, हम बखिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्यों? ताकि बखिया का सर्वनाश हो सके और शांताराम और उसके परिवार की आत्मा को शांति मिल सके। ओह! तभी विमल को आगे सड़क पर एक पेट्रोल पंप आता दिखाई दिया। वहाँ सार्वजनिक टेलीफोन का बोर्ड लगा हुआ था। गाड़ी रोको, विमल ड्राइवर से बोला। वागले ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। मैं फ़ोन करना चाहता हूँ, विमल बोला। कहाँ? होटल। टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। विमल टैक्सी से निकलकर टेलीफोन बूथ में घुस गया। उसने सीवीयू का नंबर डायल किया और ऑपरेटर से स्वीट नंबर 805 का नंबर मांगा। तुरंत संपर्क स्थापित हुआ। हेलो, दूसरी ओर से एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। मेरी सुलेमान से बात कराओ, विमल बोला। आप कौन बोल रहे हैं? पूछा गया। सुलेमान को फ़ोन पर बुला, हरामजादे, विमल सांप की तरफ फुफकारा। होल्ड करो। कुछ क्षण की खामोशी के बाद सुलेमान लाइन पर आया। हेलो, वो बोला। कौन? मैं विमल बोल रहा हूँ, विमल बोला। ओह सोहल, वही। इंतज़ार तो रहा ही होगा तुम्हें मेरे फ़ोन का। तुम्हारे फ़ोन का नहीं, तुम्हारा। सुलेमान, लड़की को छोड़ दे वरना सुलेमान विनोदपूर्ण स्वर में बोला। तुम क्या करोगे? तुम्हें मालूम है मैं क्या करूँगा? अब शायद ना कर सको। मैं होटल सीवीयू की ईंट से ईंट बजा दूंगा और हम तुम्हारी सहेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर तुमने उसकी उंगली का एक नाखून भी छुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सुलेमान, मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि देखने सुनने वालों के प्राण कांप जाएंगे। ज़रा होल्ड करो। फ़ोन पर सुलेमान की आवाज़ की जगह ओपन लाइन की साएं साएं सुनाई देने लगी। विमल बेचैनी से पहलू बदलता रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। हेलो। कुछ क्षण बाद सुलेमान की आवाज़ फिर सुनाई दी। हाँ, विमल व्यग्रता से बोला। मैंने तुम्हारी सहेली की उंगली का नाखून नहीं छुआ है, सिर्फ उसकी छाती पर एक चिकोटी काटी है। सिर्फ उसका बायां निप्पल अपनी चुटकी में पकड़कर मसला है। हरामजादे! असहाय विमल की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला रुंध गया। कमीने! मुझे गालियां देने से तुम्हारी सहेली की जान बख्शी नहीं होने वाली बेटा। वो किस हालत में है? लेटी हुई है, उसकी टांगें फैली हुई हैं और मुंह पंखे की तरफ है। कुत्ते के पिल्ले! विमल दांत पीसता हुआ बोला। मैं तेरा खून पी जाऊंगा और मैं तेरी सहेली का खून भी, और भी बहुत कुछ। मेरी उससे बात कराओ। कर लो, सुलेमान बड़ी दयानतदारी से बोला। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी रईस से पाला पड़ा था? एक क्षण बाद नीलम की क्षीण सी आवाज़ उसके कान में पड़ी। हेलो नीलम, विमल व्यग्र भाव से बोला। हाँ, कैसी हो तुम? इन जालिमों ने। विमल, एकाएक नीलम की क्षीण सी आवाज़ किसी घायल जानवर के आंत्रनाद में बदल गई। तुम मेरी परवाह ना करना। कसम है तुम्हें, अगर तुम मेरी वजह से यहाँ आए। कसम है तुम्हें, अगर इन कमीनों की।
ठहर जा हरामजादी। एकाएक विमल को टेलीफोन पर सुलेमान की दहाड़ सुनाई दी, फिर नीलम की घुटी हुई चीख, फिर उठा पटक की आवाजें। हेलो हेलो हेलो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। उसके कान में सुलेमान का विष भरा स्वर उभरा। तुमने अपने ही घर लौटना है, इसलिए रास्ता तलाश करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? विमल फंसे स्वर में बोला। कोई हफ्ता 10 दिन तुम्हारा इंतजार करने का मेरा इरादा नहीं है। आज शाम तक अगर तुम्हारे कदम होटल में ना पड़े तो फिर, सुलेमान एक कुतिस्त हंसी हंसा। तो फिर क्या? मानना पड़ेगा कि तुम्हारी छोकरी है शानदार, शानदार भी और जानदार भी, काफी मर्द झेल लेगी। कमीने, कुत्ते! सुलेमान ने जोर का अट्टहास किया। फिर एकाएक रिसीवर क्रेडिल पर पटके जाने की आवाज आई। विमल ने यूं रिसीवर की तरफ देखा जैसे लाइन ना कटी हो, जिंदगी डोर उसके हाथ से छूट गई हो। उसने रिसीवर अपनी उंगलियों में से फिसल जाने दिया। मैं आ रहा हूं। अविरल आंसू बहाता वो फुसफुसाया। मैं आ रहा हूं नीलम। वो बूथ से बाहर निकला। लंबे डग भरता हुआ वो प्रतीक्षारत टैक्सी के समीप पहुंचा और जाकर उसमें सवार हो गया। वापस चलो, उसने आदेश दिया। वापस? वागले बोला। वो किस लिए? तुम्हें मालूम है किस लिए। नादानी मत करो दोस्त, मैं फिर कहता हूं कि तुम अपनी जान का सौदा उस लड़की की जान से नहीं कर सकते। तुम्हें पकड़कर भी वे उसे नहीं छोड़ेंगे, शायद छोड़ दें। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का 14वां पार्ट। आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।